विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रीय आय मापने की दूसरी विधि जो है आय विधि, उसका अध्ययन करेंगे। तो उत्पादन के साधन उत्पादन में योगदान इसलिए देते हैं क्योंकि इन्हें इनके बदले में पुरस्कार मिलता है। तो उत्पादन के साधनों को द्वारा अर्जित इस प्रकार के पुरस्कार को हम साधनों की आय कहते हैं। तो आय विधि के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा उत्पादन में उनकी सेवाओं के बदले में उनको मिलने वाले भुगतान का योग ही हम करते हैं। इस योगफल को घरेलू आय कहा जाता है तथा यदि इसमें हम विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय NFIA जोड़ दें तो वह राष्ट्रीय आय बन जाती है। तो इसी प्रकार से आय विधि के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधन कौन कौन से? श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम आदि को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में जो मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज के रूप में भुगतान प्राप्त होता है, उसकी गणना करके हम राष्ट्रीय आय का माप करते हैं। तो इस विधि के द्वारा आय ज्ञात करने के लिए हम साधन आय को ज्ञात करते हैं। तो जो साधन आय है वो इसका दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो घरेलू साधन आय और दूसरा है विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब घरेलू साधन आय क्या क्या है ना? तो इसके लिए हम अलग अलग स्टेप्स जो लेते हैं या जो मापने के कदम हैं, उसके तहत जो पहला है उसमें हम नापते हैं आय के स्रोत क्या है। इनमें सबसे पहला आएगा घरेलू साधन आय। अब घरेलू साधन आय के अंतर्गत आएगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। नकदी के रूप में जो पैसा कर्मचारियों को अपने काम के बदले में मिलता है, यानी मौद्रिक भुगतान के रूप में, उसे हम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के रूप में शामिल करते हैं। जैसे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मूल वेतन, उनका महंगाई भत्ता, बोनस, चिकित्सा भत्ता आदि, तो ये उन्हें मौद्रिक रूप से मिलता है। फिर उनको कुछ कर्मचारियों को गैर मौद्रिक भुगतान भी प्राप्त होता है, यानी जो वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है, इसे भी हम इसमें जोड़ते हैं। इसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के गैर मौद्रिक भुगतान व सुविधाएं शामिल होती है। जैसे सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाना या किसी फैक्ट्री द्वारा निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना, मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करना, पहनने के वस्त्र उपलब्ध करवाना आदि भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा होते हैं। फिर इसमें हम शामिल करते हैं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में, जैसे प्रोविडेंट फंड है, जीवन बीमा है आदि में दिए जाने वाले सब प्रकार के अंशदानों को। भारत में कर्मचारियों के पारिश्रमिक की गणना में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों, संसद व विधानसभा के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन एवं भत्तों को भी शामिल किया जाता है। इसमें देख कुछ बातें हमें, जब कर्मचारियों का पारिश्रमिक हम निकालते हैं या उसकी गणना करते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक मान लीजिए कोई कर्मचारी है, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसको जो बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की रकम मिलती है वह कर्मचारी के पारिश्रमिक का हिस्सा नहीं होगी। दूसरा, जो कर्मचारी का पारिश्रमिक है वो एक घरेलू अवधारणा है। इसमें विदेशों में कार्यरत कर्मचारियों के भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के जो यात्रा संबंधी खर्चे हैं तथा उनकी जो प्रतिपूर्ति है
वो उनके सेवा योजकों द्वारा कर दी जाती है, यानी जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा कर दी जाती है, तो उन्हें कर्मचारियों के पारिश्रमिक में नहीं जोड़ना। यदि कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना में स्वयं अंशदान देता है तो यह उसके पारिश्रमिक का अंग नहीं होगा। तो उसके जो सेवा योजक या उसका एम्प्लॉयर देता है वो कर्मचारी के पारिश्रमिक का हिस्सा होगा। तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हम ब्याज मुक्त ऋणों की गणना भी नहीं करते हैं, किंतु ब्याज मुक्त ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज या आरोपित ब्याज जो होता है उसको अवश्य ही हम कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से घरेलू साधन आय का जो पहला साधन है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। फिर दूसरा इसका अंग है परिचालन अधिशेष या ऑपरेटिंग सरप्लस। जो उत्पादक उद्यम होते हैं उनकी सकल मूल्य वृद्धि में से कर्मचारियों के घरेलू पारिश्रमिक, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और अचल पूंजी उपभोग को घटा देने के बाद जो शेष बच जाता है उसे हम परिचालन अधिशेष कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं परिचालन अधिशेष निकालना है हमें, तो हमें सकल मूल्य वृद्धि में से कर्मचारियों का घरेलू पारिश्रमिक, शुद्ध अप्रत्यक्ष का कर का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, और अचल पूंजी उपभोग परिचालन अधिशेष अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों अर्थात निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ही उपक्रमों से उत्पन्न होता है, जहां मुख्य रूप से बिक्री के लिए किया जाता है, किंतु ये सामान्य सरकारी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। तो परिचालन अधिशेष के भी दो प्रमुख घटक होते हैं कि ये किन से प्राप्त होता है। तो पहला तो है संपत्ति से प्राप्त आय। तो संपत्ति से प्राप्त आय के अंतर्गत हम लेते हैं लगान, है ना। इसके अंतर्गत चुकाया गया लगान और मकान मालिक द्वारा अपने मकान के उपयोग का आरोपित लाभ, यानी एक तो अगर मकान रेंट पे दे रखा है तो उसका रेंट हम शामिल करेंगे, दूसरा अगर मकान मालिक स्वयं मकान का उपभोग कर रहा है तो उसका जो आरोपित लाभ होता है वो उसको हम लगान के अंतर्गत या संपत्ति से आय के अंतर्गत शामिल करेंगे। दूसरा हम शामिल करेंगे ब्याज। यह उन लोगों द्वारा कमाया जाता है जो उधार देते हैं या कोष प्रदान करते हैं, जो फंड प्रदान करते हैं। फिर इसका परिचालन अधिशेष का दूसरा घटक है, पहला है संपत्ति से आय, दूसरा है उद्यम से आय। उद्यम से आय किस रूप में प्राप्त होती है हमें, लाभांश के रूप में अंशधारियों को, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ, जो निगम लाभ वितरित नहीं करती है वो। तो परिचालन अधिशेष के रूप में हमारे पास ये दो घटक प्राप्त होते हैं, पहला संपत्ति से आय और दूसरा उद्यम से आय। इसको हम इसमें शामिल करते हैं। फिर तीसरा आता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो एक और साधन सेवाएं प्रदान करता है और दूसरी ओर स्वयं ही वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस प्रकार से वो मिश्रित आय प्राप्त करता है। तो जो एकाकी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय है, जैसे दुकान, वकील, डॉक्टर, बढ़ई, किसान आदि की आय मिश्रित आय या स्वनियोजितों की आय कहलाती है। तो मिश्रित आय के अंतर्गत कृषि कार्य, स्वामित्व से आय तथा पेशेवर आय को हम शामिल करते हैं। मिश्रित आय राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अवश्य ही शामिल की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है शुद्ध घरेलू आय या घरेलू साधन आय जो है हमारे पास प्राप्त हो जाती है, जिसको हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय या स्वनियोजितों की आय। तो इसके पश्चात जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल आयात और निर्यात के अंतर को शुद्ध विदेशी निर्यात या शुद्ध विदेशी आय कहा जाता है। ये हम पहले अवधारणाओं में कर चुके हैं। इसे हम शुद्ध निर्यात भी कहते हैं कई जगह। तो मोटे तौर पर एक बार और बता देना चाहता हूँ मैं कि विदेशों से भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जिसमें स्वदेश से विदेशों में जनशक्ति तथा मौलिक वस्तुएं पहुंचाना,
फिर पर्यटकों द्वारा ऐतिहासिक एवं अन्य आकर्षक भवनों को देखने के लिए विदेशों से यहाँ स्वदेश में आना। बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा सहायताएं उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है तो हमें राष्ट्रीय आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ना होगा। तो यहाँ राष्ट्रीय आय हमारे पास हो जाएगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय प्लस शेष संसार से शुद्ध साधन आय या विदेशों से शुद्ध आय, जिसे हम NFIA भी पहले कह चुके हैं। तो इस प्रकार से मापने का जो पहला कदम है, उस पहले कदम के अंतर्गत हम इस प्रकार से आय की गणना करते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड स्टेप पर या दूसरे स्टेप पर। एक उद्योग के सभी उत्पादकों द्वारा भुगतान की गई साधन आय को जोड़कर उस उद्योग की कुल आय ज्ञात की जाती है, और इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों द्वारा भुगतान की गई आय को जोड़कर हम शुद्ध घरेलू आय ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि आय विधि में हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, परिचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है शुद्ध घरेलू आय या नेट डोमेस्टिक इनकम। इसमें हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को घटा दें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो हमारे पास आ जाएगी उसमें अगर हम मूल्य ह्रास या मूल्य व्यय जो है, जो गिरावट है, उसको अगर हम घटा दें या नहीं जोड़ दें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आएगा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP एट फैक्टर कॉस्ट, और उसमें अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट मार्केट प्राइस। देखिए, उत्पादन विधि में हम पहले GDP एट मार्केट प्राइस से शुरू करते हैं और लास्ट में नेशनल इनकम पर पहुंचते हैं। इसमें उल्टा है, इसमें हम पहले शुद्ध घरेलू आय ज्ञात करते हैं और फिर उससे हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं, और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के बाद हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागतों पर और उसके बाद हम बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से आय विधि के माध्यम से हम जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब राष्ट्रीय आय की जो विधि है, उस विधि में हमें कौन कौन सी मदों को शामिल करना चाहिए या कौन सी मदों को शामिल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसको हमें शामिल नहीं करना चाहिए। फिर उसके पश्चात आएगा कि गैर कानूनी आय जैसे तस्करी से प्राप्त, जमाखोरी से प्राप्त या कर प्रवंचन करके यानी करों को बचा करके जो आय प्राप्त की गलत तरीकों से, उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे आय विधि में। फिर तीसरा आएगा आकस्मिक आय जैसे लॉटरी खुल गई, किसी की लॉटरी से आय प्राप्त हो गई तो उसे हम उसकी आय में शामिल नहीं करेंगे। फिर ये सभी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान जो किए जाते हैं, हस्तांतरण भुगतान यानी पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है आदि को भी हम इस आय में शामिल नहीं करेंगे। इसके पश्चात मृत्यु कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि को भी हमें शामिल नहीं करना चाहिए। फिर हम आते हैं कि इसका क्या महत्व है। आय विधि के द्वारा हमें इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों में हमें आय के वितरण का पता चलता है और इसमें दोहरी गणना की संभावना भी बहुत कम होती है। परंतु ये कठिनाई भी है कि करोड़ों लोगों की आय का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन हो जाता है, विशेषकर उस समय जब आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती हो, तथा भारत जैसे राष्ट्र में जहां अधिकांश लोग अपनी आय का ठीक ठाक हिसाब नहीं रखते हैं, वहां यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। तो जो आय विधि है, उस आय विधि से संबंधित गणना किस प्रकार से की जाती है हमने देखा है। इसकी कुछ सावधानियां हैं जो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऐसे भुगतान
जिनमें किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता हो, हम आय में शामिल नहीं करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया था, जैसे हस्तांतरण भुगतान है, वृद्धावस्था पेंशन, निर्धनों को राहत भुगतान इत्यादि को हम शामिल नहीं करेंगे। जैसा अभी कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा जनधन खाते के माध्यम से 500-500 रुपये जमा करवाए गए हैं, है ना, और सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए जमा करवाए हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में शामिल हम नहीं करेंगे आय गणना के तहत। ऐसी वस्तुओं तथा सेवाओं को भी हम शामिल नहीं करेंगे जिनका मौद्रिक भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे घर में गृहिणी की सेवाएं, अगर वही गृहिणी अगर किसी बाहर जाकर किसी के यहाँ खाना बनाती है तो उसके बदले में कुछ मौद्रिक भुगतान प्राप्त करती है, तो उसको हम उसकी आय के रूप में शामिल करेंगे। लेकिन वही काम जब वह घर पर करती है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को हम शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार एक डॉक्टर के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को देखने पर फीस नहीं ली जाएगी, तो उसकी सेवाओं को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। फिर उत्पादक के स्वयं के जो साधन होते हैं, जो उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने पर उत्पादन लागत में सम्मिलित होते हैं, इसलिए इनके प्रयोग का बाजार मूल्य जो इन्हें प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। फिर कंपनियों और निगमों के लाभ का वह भाग जो लाभांश के रूप में नहीं बांटा जाता है और एक रक्षित कोष के रूप में, रिजर्व फंड के रूप में अपने पास रख लिया जाता है, उसको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। गैर कानूनी तरीके से प्राप्त आय, जैसे बताया था मैंने, तस्करी से, कालाबाजारी से और लॉटरी से प्राप्त आकस्मिक आय को भी, और पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त आय तथा शेयर और बॉन्ड की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्र में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि शेयर और बॉन्ड क्या होते हैं? शेयर और बॉन्ड हम किसी एक की हिस्सेदारी को दूसरे की हिस्सेदारी में स्थानांतरित करते हैं, कोई नया आय जो है उससे उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उसकी आय को हम शामिल नहीं करेंगे। और फिर हमें दोहरी गणना से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए कि किसी आय की 2 बार गणना न हो जाए। अब हम आते हैं व्यय विधि द्वारा। यह जो व्यय विधि है, ये राष्ट्रीय आय को मापने की तीसरी विधि है और इस विधि को अंतिम व्यय विधि या उपभोग विनियोग विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि के अनुसार अंतिम उपभोग और विनियोग व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसा हमने समूचे में जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा था तब देखा था, y = c + i, y = c + s और अंत में s = i, यानी बचत और विनियोग समान हो जाते हैं। तो जो व्यय विधि है, यह वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यह अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के बराबर होता है, GDP एट मार्केट प्राइस के बराबर होगा। तो इस विधि के अंतर्गत भी कुछ स्टेप्स हैं, उसमें से हम लेते हैं पहला कदम। पहले कदम के अंतर्गत हमें अंतिम व्यय की पहचान करनी होती है। हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा व्यय अंतिम व्यय है और कौन सा व्यय मध्यवर्ती व्यय है। इस प्रश्न का उत्तर व्यय की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान लीजिए एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है और उसका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए या आगे उत्पादन करने के लिए करता है, तो ऐसी वस्तु पर किया गया व्यय मध्यवर्ती व्यय कहलाएगा। इसके विपरीत यदि किसी उद्यमी द्वारा अंतिम उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदी जाती है, तो उन पर किया गया व्यय अंतिम व्यय कहलाएगा। तो सबसे पहले हम अंतिम व्यय की पहचान करेंगे। फिर आते हैं हम दूसरे स्टेप पर। जो सेकंड स्टेप है, उसके अंतर्गत हमें अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करनी होगी। ये आर्थिक इकाइयाँ कौन कौन सी हो सकती है? जैसे परिवार क्षेत्र हो सकते हैं, उत्पादक क्षेत्र हो सकते हैं, सरकारी क्षेत्र हो सकते हैं और शेष विश्व क्षेत्र हो सकते हैं। तो हमें उनका वर्गीकरण करना होगा कि कौन परिवार क्षेत्र में आ रहे हैं, कौन उत्पादक क्षेत्र में आ रहे हैं, कौन सरकारी क्षेत्र में आ रहे हैं और कौन शेष विश्व क्षेत्र में आ रहे हैं। फिर हम लेंगे तीसरा कदम। तीसरे कदम के अंतर्गत हमें अंतिम व्यय की गणना करनी होती है। तो अंतिम व्यय की गणना करने के लिए हमें इसको अलग अलग हिस्सों में
बांट करके अंतिम व्यय की गणना करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अंतिम उपभोग व्यय की गणना। अंतिम उपभोग व्यय को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो निजी उपभोग व्यय, जो देश के निवासियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यय किया जाता है, उसे हम उपभोग व्यय कह सकते हैं। जैसे शीघ्रनाशी उपभोग की वस्तुएं, खाद्यान्न, पेय पदार्थ आदि पर किया जाने वाला खर्च। टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च, जैसे फर्नीचर, रेडियो, टेलीविज़न, कार आदि। और फिर विभिन्न सेवाओं पर, जैसे शिक्षा पर, मनोरंजन पर, संचार पर, परिवहन आदि पर किया जाने वाला खर्च। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि निजी उपभोग पर व्यय विदेशी व्यक्तियों द्वारा उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रकार उपभोग व्यय में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए गए योग का हम प्रतिफल निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा आपके विनियोग। विनियोग से पूर्व मैं बता दूं कि सरकारी या शासकीय उपभोग व्यय भी इसमें जोड़ा जाएगा अंतिम उपभोग व्यय में। तो जो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है उसमें किन किन मदों को हम शामिल करेंगे? तो सबसे पहले सरकार का खर्च क्या है? कर्मचारियों को दिया गया वेतन, उसको हम शामिल करेंगे। सरकार द्वारा सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय, और फिर विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय। तो सरकारी या शासकीय उपभोग व्यय के तहत हम इन तीन मदों को शामिल करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं विनियोग या सकल पूंजी का निर्माण। तो एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि को विनियोग या हम पूंजी निर्माण कहते हैं। इसमें निजी विनियोग और सरकारी विनियोग दोनों ही शामिल होते हैं। तो निजी विनियोग के अंतर्गत हम लेते हैं मशीनों व उपकरणों पर किया गया खर्च, यानी अर्थव्यवस्था की जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए मान लीजिए व्यावसायिक भवनों, मशीनों, उपकरणों आदि को खरीदा जाता है। तो ये वस्तुएं उत्पादक होती है क्योंकि आगे उत्पादन में सहयोग करती है, इसलिए इन्हें विनियोग में शामिल किया जाएगा। और फिर स्टॉक या इन्वेंट्रीज जो है उससे हमारा अर्थ होता है किसी विशेष स्थिति पर कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा तैयार माल का स्टॉक। हम पहले भी कह चुके हैं स्टॉक का क्या मतलब है ना। तो यदि वर्ष के अंत में इस माल में वृद्धि होती है तो वृद्धि के मूल्य को स्टॉक में विनियोग माना जाता है, उसको हम स्टॉक में विनियोग मानेंगे। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? मैंने पहले पिछली बार उत्पादन विधि में भी बताया था कि स्टॉक में परिवर्तन का मतलब अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, यानी वर्ष के अंतिम दिन को जो स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है उसको उस वर्ष के जब प्रारंभ हुआ था उसके प्रारंभिक दिवस को जो स्टॉक था उसको उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास स्टॉक का परिवर्तन आ जाएगा। फिर भवन निर्माण पर जो व्यय किया जाता है, भवन निर्माण पर जो हम खर्च करते हैं तो इसका जो है दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य तो ये है कि ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है जिसमें परिवार रहते हैं, और दूसरा इन भवनों से किराया प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये आय का विशेष साधन भी है। तो भवन निर्माण कार्य जो निजी विनियोग व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। ये था निजी विनियोग। और फिर एक दूसरे मद है इसकी सरकारी विनियोग। सरकारी विनियोग से हमारा तात्पर्य होता है कि जो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो विनियोग करती है नहरों को बनाने में, बांधों को, सड़कों को, रेल को, बिजली, संचार की सुविधाओं आदि को बनाने के लिए जो सरकार खर्च करती है उसे हम सरकारी विनियोग कहते हैं। इसके अलावा भी सरकार उपभोग तथा उत्पादन वस्तुओं का निर्माण भी करती है कई जगह, तो इस पर किए गए व्यय को भी हम सरकारी विनियोग ही कहेंगे। तो निजी विनियोग और सरकारी विनियोग को संयुक्त रूप से हम घरेलू पूंजी निर्माण कहेंगे और उसको उसमें शामिल करेंगे। फिर जो है हमारे पास आता है कि शुद्ध निर्यात, वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध निर्यात कितना हुआ है। निर्यात और आयात के अंतर को ही हम शुद्ध निर्यात कहेंगे। यदि आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा होता है तो शुद्ध निर्यात पॉजिटिव या धनात्मक होगा, और यदि आयात निर्यात से ज़्यादा होंगे तो हमारा शुद्ध जो निर्यात है वो ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम जो है
व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं। सबसे हम पहले निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करेंगे? निजी अंतिम उपभोग व्यय। सबसे पहले हम शामिल करेंगे अंतिम उपभोग व्यय के अंतर्गत निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय प्लस निजी विनियोग प्लस सरकारी विनियोग प्लस शुद्ध निर्यात, है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। अब जो बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा, उसमें से अगर हम मूल्य ह्रास की राशि घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको हम इस चित्र को देखिए, इस चित्र के द्वारा हम आराम से समझ सकते हैं कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण या विनियोग और शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसमें से अगर हम मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से अगर हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दें, यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो और उसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को और क्या कहते हैं हम? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इस व्यय विधि में भी हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि जो पुरानी वस्तुओं पर जो खर्चा किया गया है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। फिर हम कुछ अंश पत्र या ऋण पत्र, लोन पत्र जिसे कहते हैं, आदि पर जो व्यय हम करेंगे उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया था मध्यवर्ती वस्तुएं, तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या अर्धनिर्मित वस्तुएं हैं या कच्चा माल है पर होने वाले खर्चे को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्चे को ही हम शामिल करेंगे। और चौथा है हमारे पास फिर जो हस्तांतरण भुगतान और आर्थिक सहायता है। हस्तांतरण भुगतान सरकार द्वारा पेंशन है, छात्रवृत्ति है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमा है आदि के रूप में दिया जाता है, और आर्थिक सहायता दी जाती है ना, वस्तुओं पर सब्सिडी दी जाती है तो उसे हम आर्थिक सहायता कहते हैं। तो इन पर जो खर्च किया जाता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में नहीं दिया जाता है, इसके बदले में वो कोई काम, उत्पादक कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इस व्यय विधि का महत्व। व्यय विधि जो है वो अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा विनियोग के अनुपात का हमें ज्ञान कराती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में उपभोग और विनियोग का अनुपात क्या है, और साथ ही अर्थव्यवस्था में विदेशी विनियोग, सहायता पूंजी, है ना, विदेशी विनियोग, विदेशी सहायता, विदेशी पूंजी के योगदान को भी हमें आभास कराती है, या हमें पता चलता है इससे कि हमें कितनी जो है विदेशी विनियोग प्राप्त हुआ, कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई, कितना जो है विदेशी पूंजी हमारे यहाँ लगी है। तो इस प्रकार से व्यय विधि के माध्यम से भी हम इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। अब अंत में जो है ये जो हमने तीनों किया है ना, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तो ये तीनों ही अंत में आकर के बराबर हो जाती है। सकल राष्ट्रीय आय आय विधि द्वारा प्राप्त होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद शुद्ध मूल्य वृद्धि विधि या उत्पादन विधि से हमें प्राप्त होता है, और सकल राष्ट्रीय व्यय हमें व्यय विधि से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अंत में जो है जीएनपी इजिकल टू जीएनआई इजिकल टू जीएनई हो जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इजिकल टू ग्रॉस नेशनल इनकम इजिकल टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के तीन स्तर जो हैं, उत्पादन और आय और व्यय, इसके आधार पर हम राष्ट्रीय आय को आंक सकते हैं।
तो एक निश्चित समय में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य उत्पादन के साधनों की सेवाओं के लिए मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में किए गए साधन भुगतान के बराबर होता है। तो समस्त उत्पादन साधन सेवाओं के स्वामियों को जो साधन आय प्राप्त होती है उसे वे या तो उपभोग कर देते हैं या विनियोग कर देते हैं, उन पर खर्च कर देते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना की तीनों विधियों, उत्पादन विधि, आय विधि तथा व्यय विधि, एक ही प्रवाह यानी राष्ट्रीय आय के प्रवाह को प्रकट करने के तीन अलग अलग दृष्टिकोण हैं। अंत में जाकर के हमें राष्ट्रीय आय एक ही रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आय मापने की तीनों विधियों का अध्ययन 2 व्याख्यानों में कर लिया है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने उत्पादन विधि पढ़ी थी। आज हमने आय एवं व्यय विधि का अध्ययन किया है। इसके संबंध में आप लोगों के किसी प्रकार के सुझाव हो, किसी प्रकार के प्रश्न हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।